पिक्चर चालू करो बे। ठीक है, आशुतोष रंका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपके साथ क्या हो गया जयपुर के भीतर? क्योंकि जो जंतर मंतर की आग है वो अभी भी चल रही है और जयपुर में भी दिखाई दिया और आज राहुल गांधी वहां पर धरने पर बैठे हुए। अभी वहां पर एफआईआर दर्ज हो रही है जो 20 तारीख को वहां पर पायलट गन चलाई गई थी। देखिए साहिल जी, आज जयपुर की जो घटना हुई है, और हम लोग अगेन नरेटिव्स पे बात नहीं करते हैं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। जो एक्चुअल वीडियोस हैं हम सिर्फ उन्हीं पे बात करना पसंद करते हैं। बाकी जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। नरेटिव तो पिछले 12 साल से इस देश में फैल ही रहे। सारे वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे वीडियोस मेरे ट्विटर हैंडल पे हमने डाले हुए हैं। कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की, उनके वीडियोज, उनके फोटोज, उनका भाजपा से क्या लिंक है, वो सब कुछ मैंने अपने ट्विटर हैंडल से अभी रिलीज किया है। बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत प्लान्ड अटैक था। वहां पर मेरे पहुंचने से पहले हमारे कुछ टीम के साथी पहुंचे हुए थे, उनके साथ ऑलरेडी ये धक्का मुक्की मारपीट हुई थी। हमने पुलिस को इस बारे में इत्तला भी दी थी, इन्फॉर्म भी किया था कि इस तरह का वहां पे कुछ प्लान किया जा रहा है। उसके बावजूद हमारे जाने के बाद पूरी नेशनल मीडिया की मौजूदगी में सरेआम वहां पर मारपीट होती है। मेरी शर्ट फाड़ी गई, हमारे 2-3 वॉलंटियर्स को गिरा गिरा कर उन्होंने मारा है। एक का हाथ टूटा है, उसकी अभी सर्जरी चल रही है। मैं अभी खुद हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। 2-3 वॉलंटियर्स को वहां पे उन्होंने मारा। ट्यूब में, टायर के ट्यूब में ये लोग पत्थर डाल के तैयार थे, और जिस तरह के पत्थर इन्होंने आज फेंके हैं, जो हमारी गाड़ियों के शीशे, मेरी खुद की गाड़ी का शीशा भी टूटा है, उसमें वो ईंट अभी भी रखी हुई है। आप उसको देखेंगे, उसका साइज देखेंगे ना, तो उससे क्लियर होगा कि मतलब जान लेने के लिए लोग आज रेडी खड़े थे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और इसमें से सिर्फ 2 या 3 लोग वहां के लोकल बीजेपी के गांव वाले थे। उसके अलावा सारे लोग बाहर से बुलाए गए थे। वहां के जो लोकल गुड्डे हैं, जो वहां पे जमीन कब्जाने का काम करते हैं, वो लोग वहां पर मौजूद थे। और बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा स्कूल जो भैंसों के तबेले में चल रहा है, जिसे मैं खुद 1 साल पहले विजिट करके आया हूं, मैंने वो वीडियो भी डाला, वो स्कूल हम सिर्फ ठीक कराने की बात कर रहे थे। ये लोग इस लेवल पर गिर चुके हैं कि भैंसों के तबेले में स्कूल चलता रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्कूल ठीक ना हो जाए, कोई उस स्कूल को ठीक करने की बात ना करे, ऐसे व्यक्तियों को हम मारने के लिए तैयार हैं। इस लेवल पे बीजेपी गिर चुकी है, पूरा देश देख रहा है। हम तो इस तरह के अटैक से ना पहले डरे थे, ना आगे डरेंगे। हम स्कूल विजिट जारी रखेंगे, जिसको जो करना है कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। शिवम त्यागी, आपने सुना आशुतोष रंका बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहां पर तो वो उस स्कूल के विजिट के लिए गए थे। उनका यह कहना है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर उन पर हमला किया है, और ये दौर पूरे देश भर में चल रहा है, अलग अलग राज्यों में। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये इसके गुंडे हैं, ये उसके गुंडे हैं, ये कृपया करके ये लाइन करना बंद कर दीजिए। आप अगर किसी गांव में जाएंगे, वहां पर बैठे हुए लोगों के साथ जो है हंगामा क्रिएट करेंगे, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बदतमीजियां करेंगे, तो माफ कीजिए, जो आपस में जो जिस तरीके से ये बहस हुई, लड़ाई हुई, जो चीजें हुई, ये कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल होता है। दूसरी एक और भी बात है, मैं अगर कहीं पर किसी विषय पर जा रहा हूं और मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनी है, तो जाहिर है कि इन्होंने कोई थाने में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर कोई तहरीर दी होगी, कोई दिक्कत कही होगी, कोई बात बताई होगी। बहस के तबेले में स्कूल चल रही थी, किसी भी विषय को लेकर जाता है और उसको ऐसा लगता है बहस के तबेले में स्कूल चल रही थी। 12 लाख रुपए ऑलरेडी। आशुतोष रंका जी राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र में रामपुरा कवरपुरा गांव में गए। जिस स्कूल के लिए बात कर रहे हैं, उस स्कूल के लिए ऑलरेडी 12 लाख रुपया सैंक्शन हो चुका है। राजस्थान में गांव वाले कह रहे थे कि हमारे, आपका ये कहना है, आपका ये कहना, शिवम त्यागी, आपका ये कहना है, अगर मैं समझ रहा हूं तो आपका ये कहना है कि गांव वाले वहां पर कह रहे थे कि हमारे स्कूल, हमारे गांव में भले भैंस के तबेले में स्कूल चल जाएगा, लेकिन बाहर के लोग आके यहां पर ये नहीं कह सकते कि भाई ये इस तरीके से स्कूल नहीं चल सकता। यही है ना बेसिकली, ये लॉजिक जाता है उस पर। हालांकि उनका कहना है कि वहां पर जो कार्यकर्ता है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता। बिल्कुल साहिब जोशी जी ने जो कहा वो बिल्कुल उनके शब्द हैं, ना ही मैंने ऐसा कहा और ना ही वहां के गांव वालों ने। मैं पूछ रहा हूं, गांव वालों ने ये मतलब नहीं है ना, गांव वालों आए थे जब वो यहां पर माहौल, मैं बता रहा हूं, तो मैं वीडियो भी सुनाया आपको और बता भी रहा हूं। उन्होंने कहा कि 200-250 लोग यहां पर आए थे, वहां पर गांव के लोग पहले से ही मौजूद थे। उनके साथ जब आपस में बातचीत हुई, आर्ग्यूमेंट हीटेड हुआ, हमने कहा वापस चले जाइए, नहीं गए। जवाब बात को लेकर दोनों पक्षों में खींचातानी हुई, रचाकशी हुई। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना वीडियो। ये भाई साहब जो कह रहे हैं, सबने वो वीडियो देखा है कि हमारे 200-250 लोग थे कि कितने लोग थे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो गांव वाले, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गांवों में कौन रहता है? किसान मजदूर गरीब आदमी रहता है। कौन किसान मजदूर गरीब आदमी चाहेगा कि उसके बच्चे तबेलों में पढ़े? और ये जो कह रहे हैं कि वहाँ सैंक्शन हो चुका है, तो पिछले साल मैं और आशुतोष जी, रेखा शर्मा जो सांगानेर से ही है, हम सब लोग वहां गए थे 1 साल पहले। वहां पहले भी वही स्थिति थी, उसी तबेले में पहले भी बच्चे पढ़ रहे थे और आज भी बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। आज हम फिर से वहां जा रहे थे, हमारे साथी। और ये जो अभी इन्होंने एक बात और कही थी महिलाओं के सम्मान की, कि महिलाओं पर अत्याचार हुए, हम पहले भी महिलाओं के लिए बोले थे कि महिलाओं पर जो अत्याचार हुए वो किसी भी सूरत में बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है, वो बहुत निंदनीय है। आज भी सेम ऐसे ही हुआ, जब बीजेपी के कुछ गुंडे हमारे युवा साथियों को रोकने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। रेखा शर्मा जो सीजेपी की वॉलंटियर है, उनके भी कंधे में चोट आई, उनके साथ भी धक्का मुक्की की। तो ये महिलाओं के सम्मान की बात है, बीजेपी के लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन लोगों के लिए महिला सम्मान का कोई मतलब नहीं बनता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।
गुरदीप सपल, आखिरकार ये अब जुडिशियल कमेटी जो बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी आज क्यों गए थाने? क्योंकि साहिल, जिनको पैलेट गन से चोटें लगी, उनकी आंख चली गई, वो दर दर धक्के खा रहे थे पिछले कई दिन से कि उनकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए, और कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा था, उनकी एप्लीकेशन ले नहीं रहा था। इसलिए राहुल गांधी गए। आज बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस की अराजकता है। आप मुझे बताइए कि अराजकता क्या होती है? अराजकता होती है कि आप देश के कानून को नहीं माने। देश के कानून के तहत ये राइट है, ये अधिकार है कि अगर कोई विक्टिम है उसकी एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। बीजेपी के नेता, खुद मोदी, खुद अमित शाह सब जगह कहते आए हमने 0 एफआईआर की व्यवस्था कर दी, देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति एफआईआर ऑनलाइन कर सकता है। और यहां एक व्यक्ति की आंख चली गई, उसके शरीर छलनी हुआ पड़ा है, उसको एफआईआर आप करने नहीं देंगे। और ये जो बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तो कल आई, ये तो पिछले कई दिनों से धक्के खा रहे हैं, कई हफ्तों से धक्के खा रहे हैं, तब क्यों नहीं किया? आज कमेटी का आप बहाना लेंगे। तीसरी बात, कमेटी ने तो कल अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है अपनी जांच को जारी रखने के लिए और अपनी कार्रवाई को जारी रखने के लिए। कमेटी ने वो रोकी नहीं है, तो फिर दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं ले रही है आज, ये मुझे बताइए। और एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। मैं आज वहां था, दिल्ली पुलिस से केवल इतनी भी बात हुई कि आप डीडीआर नंबर, जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है, जिसको बोलते हैं ठप्पा आम आदमी की भाषा में, कि आप उसकी एप्लीकेशन लेकर ठप्पा लगा के दे दो, वो भी मना कर दिया। अब बताइए कि क्या किसी व्यक्ति का आज इस देश में यह भी अधिकार नहीं रहा कि वो दिल्ली, वो भी मना कर दिया। क्यों मना किया? भाई दिल्ली पुलिस को अगर कमेटी की बहाना था तो आप उसकी एप्लीकेशन लेते, एफआईआर करते और सुप्रीम कोर्ट वाली में मिला देते। इसको कौन रोक रहा है? लेकिन समस्या क्या है कि ये जो लड़का साहिल है, ये 13 तारीख तक शांत बैठा रहा कि संसद में इस बारे में कोई जवाबदेही तय होगी। जब वो नहीं हुई तो 14 तारीख से वो थक हार कर पुलिस में एफआईआर कर ले गया, और आज राहुल गांधी के पूरा दिन बैठने के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है देश के अंदर। तो आप इसको किसी तरह से जायज नहीं ठहरा सकते हैं। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं राहुल गांधी जवाब दें। भाई राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी तो यही पूछने गए हैं कि आप इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। सरकार में राहुल गांधी नहीं है, सरकार में जेपी नड्डा की पार्टी है। उनको बताना है कि क्या इस देश जवाब इस बात पर मांगने की कोशिश कर रहे हैं करने का अधिकार रहा कि नहीं रहा। लेकिन अब मेरे जरा ओरिजिनल सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अभी खबर आई थी पवन खेड़ा एक लाइन दे दीजिए। हम मुद्दा डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आता हूं ना, हम नहीं फंसे। बीजेपी फंसी है वंदे मातरम के इशू पे, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कांग्रेस क्लियर कट स्टैंड लेगी। बीजेपी फंसी है इस मुद्दे पे, वो बचना चाह रहे हैं, वरना वो सीधे सीधे एफआईआर ले लेते, मुद्दा ही ना खड़ा होता। सही पकड़े हैं। बीजेपी बचना चाह रही है एफआईआर पे, क्योंकि उनके जो तो सीधा चैलेंज है आपका कि अगर बीजेपी को लगता है कि गलत आप कर रहे हैं तो सीधा एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए, कुल मिलाकर वंदे मातरम के मुद्दे पर। लेकिन आप जरा इस मुद्दे पर भी बता दीजिएगा, कोई गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है, इसीलिए उस कमेटी पर आया है, और इसी की वजह से आपको लगता है कि यह कमेटी अनबायस्ड नहीं होगी और जांच ठीक से नहीं होगी, यही आपका कहना है, राइट? अगर मैं सही तरीके से उसको समझ रहा हूं तो। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि न्याय होना जरूरी नहीं, न्याय होते हुए सही से दिखना भी जरूरी है। अब इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जज हो या कहीं के कॉन्ट्रैक्टर हो, कहीं ठेका उठाना हो, कोई बिजनेस देना हो, सब गुजराती ही क्यों मिलते हैं? पूरे देश में कोई और है नहीं क्या? और दूसरी बात, वही जज क्यों मिले जो उमर खालिद के केस में, जिनका रिकॉर्ड पूरे देश के सामने है? इनकी पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्यों है भाई? ये तो जवाब ये लोग देंगे ना। क्या पूरे देश में और कहीं के जज नहीं थे? क्यों नहीं ये इस बात को दिखाना चाहते कि हम जो है न्याय कर रहे हैं? न्याय करना और न्याय को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये दो अलग अलग बातें हैं साहिल जी। हमारा स्पष्ट कहना है, न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है। अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर सवाल उठेंगे। अभी तक एक महीना एक दिन हो गया, देश को यह नहीं मालूम कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। ना ही अमित शाह ने कोई इंक्वायरी ऑर्डर की, ना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की, ना देश को बताया। और अगर आप ये कहेंगे कि वो संसद में बोलना चाहते थे, तो अगर चाहते तो लिखित बयान भी दे सकते थे संसद में, लिखित बयान तक नहीं दे पाए वो।